नमस्कार, यो स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रक्षा रावत। अगले 1 घंटे हो जाइए तैयार अपने सवालों के समाधान पाने के लिए। लेकिन सबसे पहले बाजार में इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। बाजार में रिकवरी की कोशिश। निफ्टी नीचे से करीब 120 अंक संभलकर 25,450 के करीब। वहीं बैंक निफ्टी नीचे से करीब 550 अंक संभलकर 57,700 के करीब। आईटी और ऑटो से बाजार पर दबाव। आईटी शेयरों पर दबाव ज्यादा। कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री और एचसीएल टेक 1.5% तक टूटे। वहीं परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, टीसीएस और विप्रो भी 1.5 से 2% तक कमजोर। आईटी इंडेक्स 1.5% टूटा। रियल्टी शेयरों में लगातार तीसरे दिन कमजोरी। अनंतराज, ब्रिगेड, लोढ़ा करीब 1% नीचे, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा, डीएलएफ और प्रेस्टीज में भी 1% की कमजोरी। ऑटो शेयरों पर दबाव। नतीजों से पहले बजाज ऑटो का शेयर करीब 1.5% गिरा। वहीं हीरो मोटो, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स में भी कमजोरी। ईएमएस शेयरों पर बिकवाली हावी। कमजोर नतीजों से अंबर एंटरप्राइजेस करीब 8% टूटा। वहीं केन्सटेक, डिक्सन टेक और सिरमा एसजीएस में 2 से 3% की गिरावट। आज निफ्टी में बजाज ऑटो, हिंडाल्को और ट्रेंट के नतीजे। वहीं डिवीज लैब, पीएफसी, टोरेंट फार्मा, पेट्रोनेट एलएनजी, एससीआई के तिमाही नतीजों पर भी रहेगी बाजार की नजर। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील के बाद भारतीय एयरटेल 4% से ज्यादा टूटा। 3% से ज्यादा के डिस्काउंट पर 1% इक्विटी का सौदा। आज बंद होने वाला है ग्रो का आईपीओ। अब तक करीब 2.25 गुना बढ़ा इशू प्राइस 95 से 100 रुपीज पर शेयर। कंपनी की 6,632 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। और आज से पाइन लैब्स का आईपीओ खुला। अभी तक 6% भरा। प्राइस बैंड 210 से 221 रुपए प्रति शेयर। इशू के जरिए करीब 3,900 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। यो स्टॉक्स देख रहे हैं आप और इस शो में आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, आपको करना कुछ नहीं है। जाइए, खास तौर पे आप अपने फ़ोन और इस नंबर को आप डायल कर सकते हैं। इस नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वहाँ पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल ड्रॉप कर दीजिए। हम बीच बीच में यूट्यूब के सवालों को भी शामिल करते हैं। यही नहीं, याद रखिए, जब भी सवाल पूछिए तो अपने शहर का नाम सबसे पहले बताइए। किस स्टॉक पे आपका सवाल है, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिए हुए हैं और आपका नज़रिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये ज़रूर बताइए। उस आधार पर हम आपकी विशेष सलाह और मार्गदर्शन आपको देंगे दिग्गज एक्सपर्ट के जरिए। चलिए बता दें, आज आपको मार्गदर्शन देने के लिए, आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से गौरांग शाह सर जुड़े हुए हैं। गौरांग सर, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। और मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन ज़रा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। तो बाजार में एक रिकवरी का अटेम्प्ट तो अब नज़र आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अभी भी लाल निशान में कारोबार। 25,450 के पास निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है वो वहाँ पर रिकवरी अटेम्प्ट ज़्यादा बेहतर है। 160 अंक इस वक्त हम देख रहे हैं मजबूत। 57,714 यानी कि आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक में जारी हुई अब दिख रही है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी सुधरता हुआ अगर हम बाकी तरीके से देखें तो एक तरह से बाजार में धीरे धीरे एक कहीं ना कहीं गैप अप होता हुआ और एक स्थिरता जो है वो उस ओर बाजार बढ़ता हुआ। अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ही है बाजार, तो वो ध्यान देना होगा। गौरांग सर, बताइए इस बाजार में आपकी क्या रणनीति होगी? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात या शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, असमंजस परिस्थिति तो बिल्कुल थी, क्योंकि 26,100 के स्तर थे पिछले हफ्ते और इस हफ्ते की शुरुआत में, और वहां से हमने निरंतर इस हफ्ते बाजार में मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है। आश्चर्य नहीं है इसमें, क्योंकि हमने बहुत ही कम समय में प्रशांत जी काफी ऊपर की तरफ के दायरे तय कर दिए थे। और एक अच्छी बात यह है कि आज 25,500 के नीचे जाकर के निफ्टी में हमने ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे और 25,450 के आसपास
मौजूदा कामकाज। शुक्रवार है, आखिरी दिन हफ्ते का, और ये हफ्ता छोटा था, बुधवार को छुट्टी थी। अगर हम आज या फिर अगले हफ्ते फिर से 25,500 के पार निकलते हैं तो शायद धीरे धीरे करके ऊपर के दायरे थोड़े बहुत देखने मिलना संभव हो सकता है हमें। लेकिन दूसरी तिमाही नतीजों का सिलसिला इस हफ्ते भी है, अगले हफ्ते भी काफी सारी कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेगी। जिस प्रकार से अब तक नतीजे आए, मेरे ख्याल से अनुमान से बेहतर ही आए हैं, कमूमन जो भी अभी तक हमने देखे, और बाकी अन्य जो देखना बाकी है अगले हफ्ते, और अगले हफ्ते मेरे ख्याल से निर्णायक तरीके से दूसरी तिमाही का सिलसिला पूर्ण हो जाएगा। तो अनुमान यह है कि अच्छे होंगे और उससे बाजार को दशा और दिशा मिलेगी। छोटी मध्यम अवधि के लिए तो टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन लंबी अवधि के लिए ये करेक्शन जो हमने देखा है, ये नीचे की तरफ के जो दायरे देखे हैं, वो मेरे ख्याल से निवेशकों के लिए एक बेहतरीन मौका है धीरे धीरे करके अच्छी सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश करने के लिए। एक छोटा डिस्क्लोजर भी देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में आज रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश। जी बिल्कुल, इंडेक्स पर ये व्यू गौरांग जी का। लेकिन अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून संजय जी, बताइए कौन से स्टॉक पर है आपका सवाल? गुड आफ्टरनून मैडम, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, गुजरात से। मेरा पहला प्रश्न ये है कि अदानी पावर का मैंने लिया है 200 शेयर, 168 का भाव है, और दूसरा अपोलो माइक्रो है 100 शेयर है 291। करूं, होल्ड करूं या अभी एग्जिट हो जाऊं? ओके, अब अदानी पावर के आपके पास 200 शेयर है, 168 का भाव है। इसी महीने देखेंगे तो हमने इस शेयर में 170 तक के भी लेवल देखे हैं, लेकिन फिलहाल ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत गिरावट शेयर में आती हुई, और आज भी शेयर 1% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि 5 दिन में उतना अच्छा परफॉर्मेंस शेयर ने नहीं किया है। गौरांग जी गुड आफ्टरनून, रक्षा बात कर रही हूँ। इनके लिए क्या व्यू होगा आपका अदानी पावर पर? आपको भी प्रणाम रक्षा जी, और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए, मैं क्षेत्र के ऊपर पहले टिप्पणी करूंगा। इनका 2 प्रश्न है, अडानी पावर पर और एस्ट्रा माइक्रोवेव नाम की कंपनी पर, अगर मैंने नाम सही सुना है तो क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन बहुत अच्छा लगता है, और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से सरकार की नीतियां हैं, आने वाले 3 से 5 वर्षों में काफी बड़ी मात्रा में नई उत्पादन क्षमता खड़ी होगी। ज्यादातर ये जो उत्पादन क्षमता होगी, ये क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी से होगी, जहां पर अडानी जैसी कंपनियां, टाटा पावर, सुजलॉन, एनटीपीसी जैसी कंपनियां, एनटीपीसी ग्रीन जैसी कंपनियां, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर जैसी कंपनियां कामकाज करती हैं। हाल ही में विभाजन हुआ था इस कंपनी के शेयर का, अगर मेरी याददाश्त सही है तो, और बाद में इस स्तर पर यह कामकाज कर रहा है। देखिए, पहले तो सीधे सीधे टिप्पणी नहीं करूंगा अडानी पावर पर, क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी लगती है अडानी समूह की, और क्षेत्र में जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई अडानी पावर, आने वाले समय में भविष्य में जो है उनका भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है। और जिस प्रकार से नई क्षमता अगर नहीं जुड़ती है तो इस कंपनी को भी फायदा होगा, बाकी अन्य कंपनियों के साथ साथ। टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी, इन पर हमारी खरीदारी की राय है, क्योंकि मैंने कहा ऊर्जा क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र पसंद आता है। और एस्ट्रा माइक्रोवेव जो इनका दूसरा प्रश्न था, अगर इनका निवेश लंबी अवधि के लिए है तो इस कंपनी में हमारे राय है कि ये निवेशित रह सकते हैं, बशर्ते कि इनका नजरिया लंबी अवधि का। तो लंबी अवधि के हिसाब से बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। बढ़ते आगे, वीर हमारे अगले दर्शक हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। वीर नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या मदद की जाए, कौन सा शेयर लिया आपने? सर मेरे पास है अडानी टोटल गैस का है, 36 शेयर है, तो मैं इसको अभी 600 और 36 पे सेल परचेज किया हुआ है, तो इसको होल्ड करूँ या सेल करूँ? ठीक है, तो फिलहाल जो है वो खरीदारी जो है वो 636 के भाव पे बता रहे हैं, इनके भाव से नीचे है फिलहाल स्टॉक का। वीर हमें ये बताइए जरा कि कितना टाइम देना चाहते हैं आप? 2 महीने 3 महीने। 2 से 3 ही महीने का नजरिया है इनका गौरांग सर। हालांकि लंबी अवधि पर आप राय देंगे, लेकिन फिर भी अडानी टोटल गैस पर नजरिया दीजिए। इनका 636 का भाव है जी। समूह से जुड़ी हुई कंपनी जो कि ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई, लेकिन बिजली से नहीं, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम से जुड़ी हुई कंपनी है प्रशांत भाई। यहाँ पर भी विशेष टिप्पणी नहीं कर सकूंगा क्योंकि अडानी टोटल पर कवरेज नहीं, लेकिन हाँ,
जिस प्रकार से हमारी जो निर्भरता है वो कम होने वाली है आने वाले भविष्य में, आयात बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं प्रशांत भाई हम कच्चे तेल का, और बाद में उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी है, केरोसिन वगैरह। और जिस प्रकार से स्थानीय मार्केट में खोज जारी है कुदरती भंडार की, अडानी टोटल गैस जैसी कंपनियों को इसका फायदा मिल सकता है। और आप समीकरण भी देखें तो मांग बढ़ रही है गैस की, नेचुरल गैस की, चाहे वो घरेलू खपत हो या फिर चाहे वो खपत वाहन से जुड़ी हुई हो, या फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है जो निर्भर थे कोयले के ऊपर, अब वो कोयले को छोड़ करके नेचुरल गैस पे अपनी जो क्षमता है वहां पर ध्यान दे रहे। तो मांग बढ़ेगी, छोटी अवधि का बहुत दिन का नजरिया है, तो मैं तो सक्षम ही नहीं हूं। दूसरी बात, अडानी टोटल गैस पर कवरेज दे, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है अडानी समूह की इस क्षेत्र से। बिल्कुल, गौरांग जी का नजरिया अडानी टोटल पर नहीं है, लेकिन उनका जो भी व्यू था उन्होंने आपके सामने रखा। अगला यूट्यूब कॉलर हमारे पास यूट्यूब से क्वेश्चन आया है। दरअसल भावेश का सवाल है और मुंबई से इनने सवाल भेजा है, IIFL कैपिटल पर सवाल भेजा है। 358 का प्राइस है इनका और शेयरों की संख्या 500 है। दूसरा सवाल इनका RBL बैंक पर है, खरीदारी का भाव इनका 265 रुपए का है और 250 शेयर्स इन्होंने RBL के लिए हैं। RBL बैंक आज तो अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज होता हुआ हरे निशान में कारोबार कर रहा है, शेयर रिकवर हुआ है निचले स्तरों से। और अगर IIFL फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। 6 महीनों में स्टॉक का कारोबार देखिए तो करीब 42% तक IIFL कैपिटल जो है ये चल चुका है। बताइए क्या सलाह होगी आपकी दोनों ही शेयर्स पर, IIFL कैपिटल और RBL बैंक? पहले मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। RBL बैंक, देखिए हाल ही में खबरें आई थी, कोई बड़ी कंपनी खाड़ी देश में स्थापित एमिरेट्स MBD मेरे ख्याल से एक हिस्सा खरीदने की बात है, और ओपन ऑफर मेरे ख्याल से बहुत जल्द आएगा इसका। बुनियादी दर के आधार पर निवेशित रहने की राय है RBL बैंक पर। नतीजों के मामले में अगर आप देखने जाएं तो 4 तिमाहियों में से कुछ तिमाहियों में बहुत ही मजबूत नतीजे और कुछ तिमाहियों में बहुत ही कमजोर नतीजे। लेकिन ये अगर हिस्सेदारी हाथ बदल लेती है तो मेरे ख्याल से अनुशासन बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएगा और इसके कारण नतीजों में एक सकारात्मक असर होने की पूरी संभावना है। अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहने की हमारी राय है RBL बैंक पर। IIFL पर जो आपका प्रश्न था, देखिए मैं इस पर भी सीधी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस क्षेत्र यानी कि भारत के शेयर बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट्स, अगर आपकी सोच और विचारधारा ये है कि भारतीय शेयर बाजार, ये जो अनिश्चितता का वातावरण है, ये आने वाले बहुत ही छोटी अवधि में सुलझ जाता है, और खास करके जो मतभेद है भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर के, ये मसला अगर सुलझ जाता है तो एक सकारात्मक नजरिया शेयर बाजार का उभर करके आएगा। और आपका अनुमान यह है कि औसतन बहुत ही कम पैमाने पे अगर 12 से 15% भी सेंसेक्स निफ्टी बढ़ता है हर साल, तो आप कंपाउंडिंग करेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर और किस प्रकार का मुनाफा आपको मिल सकता है। इसी परिस्थिति में जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उदाहरण के तौर पर ये क्षेत्र हमें फिर भी पसंद आता है, ये डिस्क्लोजर है, और मेरे ख्याल से कैम्स नामक एक कंपनी है जो शेयर बाजार से जुड़ी है, जो सर्विसेज प्रोवाइड मुहैया कराती है, सेवाएं मुहैया, उस पर कवरेज की राय है। उसी प्रकार से जो बाकी अन्य कंपनियां हैं, उदाहरण के तौर पर, ये कोई राय नहीं है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर BSE है, फिर सर्विसेज प्रोवाइडर में NSDL CDSL जैसी कंपनियां डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करती, या फिर इंटरमीडिएटरीज, जो सक्षम और मजबूत कंपनियां। अगर भारत का शेयर बाजार आगे बढ़ेगा तो सक्षम और मजबूत कंपनियां भी भारतीय शेयर बाजार के साथ आगे बढ़ेगी। ये तो एक विस्तृत राय आपको मिल चुकी है और ये आपके काम भी आएगी। बढ़ते आगे, यूट्यूब से अगला सवाल लेते हैं और राजेश हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने सवाल पूछा है। ICICI बैंक पर राय जानना चाहते हैं गौरांग सर। 1392 के भाव पे इन्होंने शेयर लिए हुए हैं और यहाँ पर इनको जरा राय दीजिए। पूछ रहे हैं कि किस तरह से आगे जो हैं वो टारगेट्स नजर आ सकते हैं। इनकी बाइंग प्राइस 1392 ही है, फिलहाल 1340 का भाव ICICI बैंक में नजर आ रहा है। डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि ICICI बैंक पर लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीद की राय है, और अगर आपका लंबी अवधि का निवेश है तो बने रह सकते हैं। अब आते हैं इनके कुछ पहलुओं पर ICICI बैंक।
तो प्रशांत भाई, जहां पर सरकारी बैंक के खेमे ने बहुत ही शानदार नतीजे लेकर के आए और सरकारी बैंकों की जो सूचकांक है PSU बैंक इंडेक्स, वो सर्वोच्च स्तर पर है। उसी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कंपनियां ने भी अपने जीवन का नया सर्वोच्च स्तर बनाया। अब आते हैं निजी क्षेत्र की बैंक्स पर। ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, ये कुछ दिग्गज और मझौली बैंक है। तो ICICI बैंक का रुझान पिछले 2 तिमाहियों से थोड़ा बहुत सीमित दायरे में आया था क्योंकि नतीजे वैसे आए थे। लेकिन अगर आपका अनुमान या फिर निवेश जो है वो लंबी अवधि का है, तो हमें लग रहा है कि पूरा वित्तीय ब्रह्मांड प्रशांत भाई, चाहे वो सरकारी बैंक हो, निजी क्षेत्र की बैंक हो या फिर मजबूत NBFCs, इन सब का प्रदर्शन और रुझान बेहतर होगा क्योंकि आने वाले भविष्य में बहुत ही ऊपर की तरफ ऋण की मांग बढ़ेगी, जिसके कारण इनके लोन बुक ग्रोथ होंगे। ब्याज दरों का सिलसिला नीचे की तरफ पूरे विश्व में बाद में हुआ, हमारे देश में सबसे पहले ब्याज कटौती हुई और उसका सकारात्मक असर आपको लोन बुक और उसके बाद मार्जिन पर आता दिखेगा, नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन के ऊपर। और उसके साथ साथ एसेट क्वालिटी में सुधार, नेट और ग्रॉस प्रोविजनिंग फिर से बैलेंस शीट पर आएगी। अनुमानित मैं एक लक्ष्यांक देता हूं, अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 1550 के पार के अनुमानित लक्ष्यांक हो सकते हैं अगर नतीजे आने वाले जो तीसरी, चौथी के और अगले वित्तीय वर्ष के होंगे वो सकारात्मक आए तो हमारे लक्ष्यांक में भी परिवर्तन होगा। फिलहाल बने रहे। तो ये है राय मिलती हुई आपको ICICI बैंक पे। चलिए, यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन अब ब्रेक से जब लौटेंगे तो हमारे साथ ब्लू स्टार के MD B त्यागराजन साहब चर्चा में शामिल होंगे और उनसे हम नतीजों और कारोबार के बाकी पहलुओं पर बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम ब्लू स्टार के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे नतीजों और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर। और हमारे साथ कंपनी के MD B त्यागराजन साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। त्यागराजन सर, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। और सबसे पहले हम देखें कि एक मॉडेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ ज़रूर हमें नज़र आई है। इसके बावजूद हम जान रहे हैं कि सीजनैलिटी फैक्टर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जो कहीं ना कहीं कारोबार को प्रभावित करती रही हैं। तो हमें बताइए कि इतने सारे चैलेंजेस के बीच भी इस तरह की जो परफॉर्मेंस रही है उसके लिए की जो लिवर्स हैं, ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, वो क्या रहे हैं? Good afternoon. It's a pleasure interacting with you. First of all, we are a B2B as well as B2C company. The portfolio is not fully dependent on room air conditioners alone. Of course, room air conditioners is a significant part of our portfolio. This particular segment has been impacted due to the rains during summer season. Post that, there was a GST related interruption, as you may recall, from 15th of August till 22nd of September. Practically, there was no sale of room air conditioners. We just had the window between 22nd of September till 30th of September. But B2B segments, whether it is commercial refrigeration or commercial air conditioning or electromechanical projects, all these have contributed. In the end, we have delivered some modest growth. It is lower than the estimates, but it is not bad. That's where we are. जी बिल्कुल। बी त्यागराजन जी, गुड आफ्टरनून। रक्षा बात कर रही हूँ। आपने अभी GST रेट कट की बात करी है, तो ये आपके डायनेमिक्स को, आपकी प्राइसिंग डायनेमिक्स को और जो बिहेवियर है चैनल का, वो कैसे इफेक्ट हो रहा है, इससे बताएंगे आप? We saw from 22nd of September till Diwali period, the growth like to like was around 35%. Of course, there would have been a pent-up demand for that kind of a growth to take place. With the limited amount of information that is available, there was a premiumization in the sense that somebody willing to buy a 3-star, he ended up buying a 5-star air conditioner. Rather than an entry level, they ended up buying a high-end product. That trend was very clearly visible. In a few
cases who wanted to buy one air conditioner by availing some consumer finance and other options. They ended up buying 2 air conditioners, but it is a very, very short window I am talking about. But on the whole, the reduction that has taken place, which is very significant, it is up to around rupees 5,000 rupee reduction. This will kickstart the consumption, but a problem for the industry is the window available will be 15th of December to New Year period, and again it will be onset of summer, end of February till end of March. So you have to wait and watch what is happening. But there is no doubt that GST reduction is a huge lever for leapfrog growth in this industry. बेहतर सर, एक आखिरी सवाल, जाहिर सी बात है बिना आउटलुक के बात बनेगी नहीं, तो सेकंड हाफ के लिए किस तरह का आउटलुक नज़र आ रहा है? कौन कौन सी चीज़ें हैं जहां पर आपको चैलेंज नज़र आ रहे हैं और कहां पर आपको लगता है कि बेहतर ट्रेंड्स नज़र आ सकते हैं? So far it was a rain-interrupted match. So you can't bat or bowl. You often take a break and go back. So the important thing is the rhythm is not lost. Having said that, if the summer impact and the GST interruption for the period resulted in huge inventory in the marketplace. That inventory has to find a way to reach the market. And then there is a energy label change that is scheduled on 1st of January 2026. Now, keeping all this in mind, if the summer season is going to be, or the outlook for summer season is going to be good like last year, the industry can say we will match the last year. If that is not, I think there is going to be some 10 to 15% degrowth from last year. But the good news is, if you take 2020 to 26 March, 2021 to 26 March, or 2023 to 26 March, the CAGR is in double digits. In fact, as of now, it is around 18%. So 1 year when a growth is not taking place is not going to be a big thing for the industry. The long-term growth story for this industry is very, very prospective, and it is very encouraging. This industry will more than double by 2030, and it is going to be an industry in about 15 years will be the largest in the world. So therefore, this particular year is a bad showing because of rains. That's about all. और तमाम चुनौतियों के बावजूद इस तरह के नंबर्स पेश करना अपने आप में कहीं ना कहीं कारोबार की मजबूती को दिखाता है। थैंक यू सो मच सर, अपना समय देने के लिए, और हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले क्वार्टर्स के लिए। अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ अब जरा गौरांग सर का भी रुख करते हैं। गौरांग सर, ब्लू स्टार, जाहिर सी बात है सीजनैलिटी फैक्टर, जो असमय बारिश हुई, बहुत सारी चीज़ों के बावजूद नंबर्स कहीं ना कहीं एक तरह से ठीक ठाक नज़र आए हैं, और कंपनी आगे को लेकर भी कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर बहुत ही आशान्वित नज़र आ रही है। आपने तमाम बातें भी सुनी, कैसा लगता है आपको यहाँ से ब्लू स्टार पे, अगर आप नज़रिया दें? यहाँ पर भी एक डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं प्रशांत भाई कि बुनियादी दर के आधार पर ब्लू स्टार, वोल्टास, हैवेल्स इंडिया, ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल या फिर आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं, इस पर खरीदारी की राय है। ब्लू स्टार पर तो हम और भी प्रभावित हैं, क्योंकि मुश्किल समय में भी प्रशांत भाई अगर आप देखने जाए तो इन्होंने अपने नतीजे काफी बेहतर लेके आए थे, अनुमान से बेहतर थे। निराशा अगर कुछ जगहों पर थी तो बहुत मामूली थी। और जब भी अभी जो टिप्पणियां मैनेजमेंट आपसे कर रहे थे, तो हमें लग रहा है कि ये जो पूरा फायदा, नया अवतार जो GST 2.0 का है, ये अब से लेकर के आने वाले भविष्य में सकारात्मक नजरिया उभर करके आएगा। मांग बड़े छोटे मझौले शहर में से तो आते दिखेगी आपको प्रशांत भाई, लेकिन हमारा आकलन ये कहता है कि हमारे भारत देश के जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाके हैं, और वहां से जिस प्रकार से लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही है, इनको अपनी बिक्री यानी कि टॉप लाइन यानी कि आय को लेकर के एक बहुत ही सकारात्मक रुझान वहां से उभरता हुआ नजर आएगा, और बेहतर प्रदर्शन और नतीजे आने का अनुमान है। निवेश है तो बने रहे, तो बने रहने की आपको सलाह लॉन्ग टर्म के लिहाज से।
चलिए यहाँ पर हमको अब एक ब्रेक के लिए रुकना होगा और ब्रेक के उस पार जब आपसे जुड़ेंगे तब आपके और भी सवालों को शामिल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूरो स्टॉक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और अब हम बात करेंगे सात्विक ग्रीन एनर्जी के तिमाही नतीजों की। कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं लेकिन मार्जिन पर हल्का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। नतीजों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सात्विक ग्रीन एनर्जी के CEO प्रशांत माथुर। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। रक्षा बात कर रही हूँ। नंबर्स को आपके देखें तो अच्छे नंबर्स हैं, तो पहले आप इसी को ही ब्रीफ कीजिए कि कैसे आपको लग रहे हैं आपके नंबर्स और कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रेवेन्यूज हैं फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर हैज मोर देन डबल्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, सो 133% हमारा ग्रोथ हुआ है। पैट भी हमारा करीब 146% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, तो करीब 202 करोड़ हुआ है। पिछले साल 82 करोड़ था। हमारा Q2 परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रांग रहा है ईयर ऑन ईयर, 61% ग्रोथ है। पैट में भी 36% ग्रोथ है। ऑर्डर बुक कंटिन्यू कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। हम लोग हर महीने ऑर्डर्स सप्लाई भी करते हैं और नए ऑर्डर्स ऐड भी कर रहे हैं। हमारी करंट कैपेसिटी जो है वो 4.8 गीगावाट हो गई है। अभी हम लोगों ने 1 गीगावाट का मॉड्यूल लाइन वो भी चालू कर दिया है। सो अंबाला के अंदर में हम 4.8 गीगावाट हो गए। हमने बोला था कि अंडरवे है। सो हमारी कैपेसिटी 4.8 गीगावाट है। हमारे पास ऑर्डर्स इन हैंड 4.68 है, जिसके अंदर में रिटेल और स्पॉट ऑर्डर्स जो हर महीने आते जाते रहते हैं वो एडिशनल है इसके अलावा। सो हमारी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 1 साल की हमारी जो कैपेसिटीज है वो हम बुक करके रखे हुए हैं, और जैसे ही हमारा मॉड्यूल का लास्ट क्वार्टर के अंदर में हम और ऑर्डर्स बुक करेंगे, बिकॉज ये 9 से 12 महीने के रहते हैं। हमारी फैसिलिटी जो उड़ीसा में है वो जो है ऑन ट्रैक है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट 4 गीगावाट मॉड्यूल्स जो है हम लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम लोग चालू करेंगे। मार्च के अराउंड उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और जो सेल है उसमें फर्स्ट फेज 2.4 गीगावाट भी सिमिलर टाइम पे ही हमारे इक्विपमेंट्स लगने शुरू होंगे, बट उसका जो रेवेन्यू है वो हमारे को सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर से आने लग जाएगा। और देन फर्दर हम लोग और सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज उड़ीसा में डाल रहे हैं। हम लोग अभी रिसेंटली हम लोगों ने इन्वर्टर्स लॉन्च करे हैं फॉर रेजिडेंशियल एंड स्मॉल C&I। सो वो बिजनेस भी अभी शुरू हुआ है, बट उसके अंदर में हमारे को बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं, तो हम उसका भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। उसके अलावा पंप बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है। सो ऑल एंड ऑल हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन और न्यू प्रोडक्ट्स लाइन ऐड करने के अंदर में हमारा जो प्रतिबद्ध है हम उसके लिए वो हम नए नए प्रोडक्ट्स और नई वैल्यू हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। प्रशांत जी, लेकिन अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूं तो यहाँ पर रेवेन्यू पे 16% का जो है वो ड्रॉप दिखाई दे रहा है। इसके क्या फैक्टर्स रहे हैं, क्या वजह रही है, और क्या आपको ये कॉन्फिडेंस है कि जो नेक्स्ट हाफ है उसमें आप जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर पाएंगे? क्या है कि सेकंड हाफ में रेंज बहुत ज्यादा होती हैं और इस साल कुछ जरूरत से ज्यादा रेंज हुई हैं, तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रेंज के टाइम पे नहीं एग्जीक्यूट होते हैं। प्रोडक्शन हमारा काफी अच्छा रहा है। सो आपको जो है वो उसके नंबर्स जो हैं वो थर्ड क्वार्टर में दिखेंगे। उसके अलावा क्या हुआ है कि GST क्योंकि कम हो रहा था, तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने बोला कि आप 22 तारीख के बाद में बिलिंग करिए। तो हमारा हम लोगों ने बिलिंग तो हुआ उसका, बट हम रेवेन्यू उसको अपनी बुक्स में नहीं दिखा पाए बिकॉज हम उसको शिप नहीं कर पाए। बिकॉज जब GST के कारण 15 दिन सेल्स बंद थी तो एकदम से लॉजिस्टिक्स अवेलेबिलिटी एक चैलेंज थी, तो हमारा उसके कारण अदरवाइज हमारा जो रेवेन्यू है इस साल इस क्वार्टर के अंदर में वो काफी सिमिलर है हमारे फर्स्ट क्वार्टर के उससे।
सो वो बुक्स में अभी आपको दिख रहा है, बट एक्चुअली सेकेंड क्वार्टर भी हमारा बहुत अच्छा रहा है, और उसी का इम्पैक्ट प्रॉफिट में भी दिख रहा है, बिकॉज एक्सपेंसेस तो बुक हो गए, बट उसका प्रॉफिट हम बुक नहीं कर पाए क्योंकि हम उसको रेवेन्यू को नहीं ले पाए उसके अंदर में। सो उससे हमारा एबिटा पैट कंप्रेस दिख रहा है, हालांकि वो 16% एबिटा इज ऑल्सो क्वाइट रीजनेबल फॉर दिस इंडस्ट्री, बट वो बेटर हो सकता था अगर हमने वो सेल्स भी बुक करी होती तो। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है, जिससे आपके ग्रॉस प्रॉफिट को एक सपोर्ट मिला है। क्या ये एक बार का इफेक्ट है या एक सस्टेनेबल ट्रेंड इसमें आपको देखने को मिल रहा है प्रशांत जी? ये वन टाइम इम्पैक्ट है, और उसका कॉमनली उसका कोई आगे इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपके आईपीओ की बात की जाए तो आपने 900 करोड़ रुपए आईपीओ से करीब करीब जुटाए हैं, तो अब तक कितना कैपिटल जो है वो डिप्लॉय हुआ है और इसका असर प्रोडक्शन और अर्निंग्स में हमें कब से देखने को मिलेगा? देखिए, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो उसके अंदर में हमने जो 900 करोड़ रेस किया था, उसमें से एक तो डेट रिपेमेंट का था लॉन्ग टर्म, तो हमने सारी लॉन्ग टर्म डेट हमारी रीपे कर दी है। सो हम इफेक्टिवली लॉन्ग टर्म डेट में हम डेट फ्री कंपनी है इस टाइम पे। जो बाकी का जो प्रोसीड्स है वो हम प्रोजेक्ट को जो इम्प्लीमेंटेशन है उड़ीसा के अंदर में, उसके अंदर में हम यूज कर रहे हैं, और वो एज प्रोजेक्ट मूव कर रहा है आगे, हम उसके अंदर में उसको यूटिलाइज करेंगे। और जैसा मैंने बोला कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमारी मॉड्यूल की फैक्ट्री शुरू हो जाएगी, और सेल की भी उसी टाइम पे इक्विपमेंट आएंगे, बट उसके जो रेवेन्यू है वो उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। सो ओवरऑल हमारे को इससे काफी टॉप लाइन बॉटम लाइन में बूस्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमें समय देने के लिए और नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन अब शो की शुरुआत करते हैं, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान निर्मल बंक की स्वाति होतकर। गुड आफ्टरनून स्वाति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार का एक चेक ले लेते हैं। निफ्टी की बात करें तो 50 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। 25,450 के लेवल पर कहीं ना कहीं निफ्टी अपने आप को थामे हुए है, और ये रिकवरी जो ट्रेंड हमने देखा है, काफ़ी शार्प रिकवरी सुबह से हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो वहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा अच्छा है, 200 अंकों की तेज़ी 57,763 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। इस वक्त अगर मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी हरे निशान में कारोबार होता हुआ, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रिकवरी देखने को मिली है। बाजार पर क्या व्यू होगा स्वाति आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। व्यू देखो पॉजिटिव है, बट जिस हिसाब से लास्ट हम लोग ने 6-7 दिनों से जो सेलिंग प्रेशर देखा वो हम डिनाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि निफ्टी में काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रही थी 26,100 26,200। अभी एवरेजेस के आसपास आ गई है। अगर रिट्रेसमेंट थियरी के हिसाब से भी देखोगे तो 25,300 के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स लेवल है। आज हम लोग ने वो लेवल्स टेस्ट किए एंड वहां से इंट्राडे पुल बैक रैली हमें नजर आ रही है। मुझे लगता है आज का क्लोजिंग काफी मायने रखेगा। 25,540 एक इमीडिएट हर्डल है, एक बार वो क्रॉस हो जाएगा तो एक अपसाइड मोमेंटम रैली हमें स्ट्रांगली देखने मिल सकती है वापस निफ्टी में 25,800 टू 25,600। तो ये जो रिट्रेसमेंट हम लोग ने देखे लास्ट फ्यू डेज से, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी एज अ बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। करंट लेवल्स पे बाइंग भी करनी चाहिए क्वालिटी काउंटर्स पे। आई बिलीव कि निफ्टी में क्षमता है ऊपर में एटलीस्ट 27,667 25,700 25,800 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 25,250। जब तक वो बरकरार है तब तक व्यू पॉजिटिव रहेगा। इंडेक्स पर ये व्यू स्वाति जी का। लेकिन अब सवालों के सिलसिला शुरू करते हैं, और पहला सवाल यूट्यूब से हमारे पास है। आदित्य जी हमारे को महाराष्ट्र से सवाल भेज रहे हैं। पहला सवाल उनका है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर 160 की इनकी बाइंग प्राइस है और जो क्वांटिटी है वो है 300।
तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस 6 महीने का चार्ट देखें तो एक गिरावट का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन 1 महीने में कहीं ना कहीं एक रेंज में कारोबार कर रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज जो है 109 के लेवल पर कारोबार और आज भी फ्लैट लेकिन हरे निशान में कारोबार। बताइए स्वाति जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 300 शेयर हैं, 160 रुपए का भाव, क्या सलाह होगी इनके लिए? घाटे में इस वक्त इनका स्टॉक है। हम लोग काफी ये साल पूरा देखोगे तो ये पर्टिकुलर काउंटर्स में अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर नहीं आई है। कंटिन्यू सेल ऑफ देखने मिल रहा है 135 टू ऑलमोस्ट अभी 100 के आसपास, 110 के आसपास आई बिलीव। और एक अभी तो कोई ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है, मुझे लगता है थोड़ा एक डेप्थ देखने मिल सकता है 100 के आसपास। ये काफी अच्छे सपोर्ट्स फॉर्मेशन करेगा क्योंकि अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन में एंटर करने वाला है, तो डेप्थ थोड़ा लिमिटेड है। बाउंस बैक रैली हमें देखने मिलेगी वंस इट्स मैनेजेस टू गिव द क्लोजिंग। 115 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, एक बार वो क्रॉस हो जाएंगे तो एक स्विफ्ट रैली अपसाइड में 125 टू 130 तक देखने मिल सकती है। तो अगर लॉन्गर टर्म होराइजन है डेफिनेटली आप ये पर्टिकुलर स्टॉक्स होल्ड कर सकते हो। नीचे आता है 100 के आसपास तो ट्राई टू एवरेज इट आउट ताकि आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा एंड एनी मूव टुवर्ड्स टू 125 टू 130 अपनी ये पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। बिल्कुल, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करने की सलाह आपको स्वाति जी की तरफ से दी जा रही है। लाइव कॉलर की ओर बढ़ लेते हैं। त्रिवेंद्र प्रसाद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून त्रिवेंद्र जी, रक्षा बात कर रही हूँ मैं। बताइए उत्तराखंड में पहले तो आप कहाँ से बात कर रही हैं ये बताइए, फिर बताइए कि आपका शेयर कौन सा है। हेलो, उत्तराखंड में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैडम शेयर बताइए त्रिवेंद्र जी अपना। 30 शेयर 810 LIC पर इनका सवाल है और 30 शेयर हैं, भाव है इनका 810 रुपए। LIC के कल नतीजे भी आए हैं, अच्छे नंबर LIC के रहे हैं और अगर आज शेयर की बात की जाए तो 1.5 से 2% के बीच में कारोबार करता हुआ शेयर दिख रहा है। 911 का आज भाव है, तो फायदे में तो है वैसे। तो बताइए LIC पर आपका व्यू क्या होगा स्वाति जी? यस, LIC पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। क्यों? बिकॉज वीकली चार्ट्स में ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस बना रहा है एंड नाउ एक फॉल होने के बाद ये कंसोलिडेशन यू पैटर्न में चल रहा है। मुझे लगता है यस इसमें काफी स्ट्रांगली फॉर्मेशंस बन रहे हैं लार्जेटिकली। जब भी मैं लार्जर कहती हूँ यानी वीकली एंड मंथली चार्ट्स पे है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स के वर्ज पे है। अपसाइड में वेरी सुन ये स्टॉक में पोटेंशियल है कि ये 4 डिजिट्स में एंटर होगा, तो इमीडिएट मेरे टारगेट से 970, बियॉन्ड दैट लेवल 1040 के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं, तो ये डेफिनेटली काउंटर अपने पोर्टफोलियो में आप होल्ड कर सकते हो। बिल्कुल, आप अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर को रख सकते हैं और काफ़ी अच्छा काउंटर है। अभी देखेंगे तो काफ़ी एक अच्छा अपटिक हमें देखने को मिल रहा है। 2.5% की तेज़ी के साथ LIC कारोबार करता हुआ बिल्कुल होल्ड रखने की सलाह आपको स्वाति जी की तरफ से दी जा रही है। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और बिल्कुल बाजार की और एक नजर डालें तो बिल्कुल रिकवरी की कोशिश में बाजार और निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा है हरे निशान में आने की और अभी जो गिरावट है वो 25 अंकों की रह गई है और बैंक निफ्टी बेहतर परफॉर्मेंस 250 अंकों की तेजी 57,800 के ऊपर निकल चुका है। तो काफी अच्छा कारोबार जो है वो बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो तेजी देखने को मिल रही है और 174 अंक चढ़कर मिड कैप इंडेक्स 59647 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। और स्मॉल कैप की ओर देखें तो यहाँ पर भी अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है रिकवरी का। फिलहाल 50 अंकों की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में, लेकिन नतीजों का दौर है तो सिंफनी के दूसरी तिमाही के नतीजे भी आ चुके हैं। नतीजे कैसे रहे हैं और आगे के लिए क्या आउटलुक है, क्या योजना है कंपनी की, चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सिंफनी के MD रुपेश शाह। गुड आफ्टरनून रुपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए और नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए। पहला क्वेश्चन है मेरा आपको रेवेन्यू को लेकर, तो जो उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्या इशू है इसके पीछे का, क्या आप बता सकते हैं? धन्यवाद। तो जैसे सब समर रिलेटेड इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट्स
ऑन अकाउंट ऑफ सबड्यूड समर इम्पैक्ट हुआ है, तो वही ही रीजन है कि जिसके हिसाब से समर में कंज्यूमर सेल्स डिक्लाइन हुआ और ये ऑफ सीजन है, तो इसके हिसाब से ऑफ सीजन में भी उसकी स्पिल ओवर इम्पैक्ट आई। बाय द वे, पास्ट में जब भी सबड्यूड समर हुआ है, सेम सिचुएशन रिपीट हुई है। सो वी आर क्वाइट एक्वाइंटेड विद दिस एंड हमें लग रहा है कि पोस्ट दिवाली मेनली जो ट्रेड बाय करता है विथ 100% एडवांसेस फ्रॉम द 100% एडवांसेस टू द कंपनी, तो सेंटिमेंट्स में इम्प्रूवमेंट आ सकता है और उसके हिसाब से हमने सुटेबल स्कीम्स और हैंड होल्डिंग मेजर्स भी लिए हुए हैं। बिल्कुल रुपेश जी, तो अब क्या जो H2 है, नेक्स्ट हाफ है, उसके लिए जो डिमांड है उसमें रिकवरी को लेकर क्या आपका आउटलुक है, और क्या FY27 में जो ग्रोथ होगी वो इस कमजोरी की भरपाई कर पाएगी? नहीं, तो सेकंड हाफ के लिए तो हमने जो नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं, हमारी ई कॉमर्स और D2C के पेनिट्रेशन का जो है, हमने नॉन हाउस होल्ड एयर कूलर्स मीन्स प्रोडक्ट्स जो राउंड द ईयर सेल होता है, वो लास्ट 12 मंथ्स में करीबन 25-26% कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो उसमें भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, वो कंटिन्यू रहेगा। और जैसे मैंने पहले बतलाया कि दिसंबर क्वार्टर में हम बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं और मार्च क्वार्टर में स्टार्टिंग फरवरी नॉर्मली कंज्यूमर सेल और ट्रेड सेल भी फुल फोर्स में चालू हो जाता है, तो उसमें वो सेटल होना चाहिए। बिल्कुल। एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर भी एक प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, करीब करीब 1200 बेसिस पॉइंट जो है वो आपका मार्जिन घटा है। तो इस तिमाही में मार्जिन पर सबसे ज़्यादा दबाव आपको कौन कौन से फैक्टर से देखने को मिला है, और आगे आपका मार्जिन के लिए क्या आउटलुक होने वाला है? EBITDA मार्जिन परसेंटेज जो है, इससे हम जरा भी चिंतित नहीं है, इसलिए कि EBITDA मार्जिन परसेंटेज दो फैक्टर से होता है। एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज हमारा YOY ऑलमोस्ट सेम रहा हुआ है डिस्पाइट सबड्यूड समर एंड वीक डिमांड, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसके हिसाब से फिर ग्रॉस प्रॉफिट से EBITDA आता है। तो जो फिक्स ओवरहेड्स है, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, टू एन एक्सटेंट वो बाय एंड लार्ज फिक्स रहती है। तो वो कम सेल पे अप्रोप्रिएट हुआ या अपोर्शन हुआ, उसके हिसाब से EBITDA मार्जिन परसेंटेज इम्पैक्ट हुआ है। एक बार सेल नॉर्मलाइज हो जाएगा, इट शुड बी बैक टू नॉर्मल। नॉर्मलाइज हो जाएगा एबिटा मार्जिन, लेकिन आपका जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं उसकी ओर देखिए तो एक 11 करोड़ था और अब 6 करोड़ ये रह गया है। तो क्या ये जो कमी है वो अभी अस्थायी है, और जो कमजोर बिक्री है वो किस वजह से की गई है, आप बताएंगे? तो ओवरऑल जो मार्केट आउटलुक था और जो ओवरऑल जो हमारा बिजनेस प्लान था, उसके हिसाब से वी डीम इट अप्रोप्रिएट कि एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। सो उसको अप्रोप्रिएट किया हुआ है, और हमारा ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस मार्च क्वार्टर से चालू होगा। बिल्कुल रुपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश को समय देने के लिए और नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन अब शो की ओर आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अमित का सवाल है अदानी पावर पर। 500 शेयर्स खरीदे हैं अमित ने, और जो भाव है इनका वो है 174। लॉन्ग टर्म का नजरिया है अमित का, और अभी स्टॉक की बात करें तो अदानी पावर का जो स्टॉक है वो आज हरे निशान में कारोबार कर रहा है। अदानी पावर, क्या राय होगी स्वाति जी आपकी अमित के लिए? लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बिट हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट ओवरसोल्ड जोन से डाउनवर्ड क्रॉस पर दिखा रहा है। 20 डेज मूविंग एवरेज इसका ब्रेकडाउन भी दिया है,
मुझे लगता है 140 के आसपास तक ये हमें एक फॉल देखने मिल सकेगा एंड वहां से एक सपोर्ट लेके फिर एक रिवर्सल रैली हमें अपसाइड देखने मिलेगी। अगर लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। ऊपर में 160 के ऊपर जैसे ही ये ब्रेकआउट्स दे देगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस, वापस इसमें क्षमता है 175 टू 180 के लेवल्स टेस्ट करने की, तो होल्ड रखना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक। अदानी पावर होल्ड रखने की सलाह आपको दी जा रही है फ्लैट कारोबार करता हुआ। लेकिन अगला सवाल हम ले लेते हैं और अगला सवाल है SJVN पर। SJVN पर YouTube से सवाल है और इनके जो स्टॉक हैं वो है 105 रुपए का प्राइस है इनका शेयर का और 2525 शेयर्स हैं। काफ़ी ऊपरी लेवल की खरीदारी। 85 के लेवल पर SJVN कारोबार करता हुआ और आज भी 1% से ज़्यादा की गिरावट। मुकेश कुमार का सवाल है और व्यू तो हमें इनका पता नहीं है स्वाति जी, लेकिन आपकी क्या राय होगी SJVN पर? मेरी राय फिलहाल तो कॉशियस टू नेगेटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट 1-1.5 साल से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है, कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर से कोई साइन ऑफ रिवर्सल अभी नहीं है। बट मुझे लगता है मल्टीपल क्लस्टर सपोर्ट्स लेवल 80 के आसपास बन चुके हैं, वहां तक एक हमें एक फॉल देखने मिल सकता है। देन इट विल बी अ कंसोलिडेशन फेज, क्योंकि अभी हम लोग ने प्राइस रिट्रेसमेंट देखी है, अभी थोड़ा सा टाइम करेक्शन देखने का बाकी है। तो मुझे लगता है 80 के आसपास एक थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, देन एक अपवर्ड रैली हमें देखने मिलेगी। तो थोड़ा पेशेंसली इसमें ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में वेट करना होगा। 80 के अब नीचे अगर ये सपोर्ट मेंटेन रखता है, देन एक बाउंस बैक रैली हमें वापस 95 टू 100 के लेवल्स तक देखने मिलेगी। तो लंबे नजरिए के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो। लंबी अवधि का नजरिया है तो 80 रुपए का स्टॉप लॉस है, वहां से आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल होल्ड रखें SJVN पर। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी आज समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की उलझने सुलझाने के लिए। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दे देते हैं। जंगली पिक्चर्स की फिल्म हक पूरे देश भर में रिलीज हो चुकी है। देश भर के